कवर्धा में हिंसा हुई, उसकी प्रतिक्रिया बीरनपुर में भी दिखी और पार्टी को दोनों तरफ से फायदा हुआ, दोनों तरफ भाजपा ने कब्जा किया। तो अगर इस तरह की राजनीति से भाजपा को कोई फायदा होता तो क्या वहाँ सरकारें दोबारा नहीं आ जाती और पूर्ण बहुमत की गजब की सरकारें आती हैं? अगर वही बात होता तो जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था। एक बात निकल कर सामने आई कि अगर विजय शर्मा जी का ताल्लुकात कवर्धा की हिंसा में नहीं होता तो उनको पार्टी न टिकट देती और ना वो उप मुख्यमंत्री होते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, कोई एक बात से कोई निर्णय नहीं होता है भैया। मैं तो 25 सालों से हूँ। मैं तो वहाँ 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ, जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। जी सर, लोकसभा चुनाव में बोला जा रहा है कि संविधान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई है इसका। जब तक समाज समरस नहीं होता है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि दिवंगत पंचायत शिक्षक की विधवाएं अपने अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर कई सालों से आंदोलन कर रही हैं। मुंबई सरकार में आंदोलन के दौरान कई की मृत्यु भी हुई। मेरे पास भी माताएं आई थी, बहनें आई थी और मैंने उनको मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई है। मैं सोचता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जल्दी अच्छा निर्णय लेंगे। क्या बीजेपी टारगेट में है नक्सलियों के? ये तो हुआ है भैया, हम लोग खुद देख रहे हैं। धर्म नगरी में लड़े हैं वीरों जैसा, पर्सनैलिटी है साउथ फिल्म के हीरो जैसा। साथियों, आप पहचान चुके हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है। आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव होता है, हम आपके बारे में आपके जीवन के बारे में छोटा सा परिचय दीजिए हमारी जनता को। कैसे राजनीति में है? नहीं, कार्यकर्ताओं के बीच में बात होती तब भी मैं विषय कहता हूं कि राजनीति में आना कोई ऐसा ये नहीं होता है, व्यक्तिगत कोई निर्णय नहीं होता है। राजनीति में व्यक्ति होगा ये उसके अंदर का भाव होता है, स्वभाव होता है। और जिसके अंदर ये स्वभाव होता है, चाहे वो कर्मचारी है तो कर्मचारी संघ में राजनीति होगी उसकी, यदि वो अन्य क्षेत्रों में है, उद्योग में है तो उद्योग के क्षेत्र में वो संगठन का कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में है तो राजनीतिक का, माने वो अंदर का एक भाव होता है जिसके कारण होता है। वैसे मैं 5वीं में, 9वीं में, 12वीं में ऐसे लगातार स्कूल छात्र प्रमुख रहा हूँ और आगे भी नौकरी करते समय मन में ये लगाता था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ये करना चाहिए, खाली वही दिखता था मन में। तो फिर बाद में सब छोड़ करके 2000 में जी हम पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं, अलग अलग मंत्री विधायकों का इंटरव्यू ले रहे हैं। एक बात निकल कर सामने आई कि अगर विजय शर्मा जी का ताल्लुकात कवर्धा की हिंसा में नहीं होता तो उनको पार्टी न टिकट देती और ना वो उप मुख्यमंत्री होते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? नहीं, कोई एक बात से कोई निर्णय नहीं होता है भैया। मैं तो 25 सालों से हूँ। मैं तो वहाँ 2 बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ, जिला पंचायत सदस्य रह चुका हूँ। तो तब का था, तब तो कुछ नहीं विषय था ऐसा। और कवर्धा में जो कुछ हुआ है वो तो दुर्भाग्यजनक है, जो कुछ हुआ है कवर्धा में, जो कुछ हुआ है। अब सारी बातों की तरह वो भी था। एक समय ऐसा था जब कवर्धा में 9 दिन और 9 रात हम लोग सीधे कलेक्टर के दरवाजे पर बैठे रहे। कलेक्टर दीवार तोड़कर दूसरी तरफ से निकले। हम लोग इसलिए बैठे रहे वहाँ पर क्योंकि हमको किसानों का धान नहीं बिक रहा था। तब तो वो बात नहीं हुई थी। हाँ, लोगों का चर्चा वगैरह कुछ विषय ऐसे बाद में आया, मैं ये सोचता हूँ। सर, जिला पंचायत सदस्य के पद से आपने इस्तीफा दिया। तुकाराम चंद्रवंशी जी ने आरोप लगाया था कि पंचायती राज अधिनियम में सदस्य के इस्तीफा देने का कोई रूल्स नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, उनको नहीं होगा ध्यान। 2 सदन में एक साथ सदस्यता अगर आपकी है तो एक सदस्यता आपको छोड़नी होती है। जिला पंचायत मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पंचायती राज के सारे आयामों को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ और इस काम में आने के बाद मुझे जिला पंचायत के सदस्य पद से इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा मुझे वकील साहबान ने सबने बताया। और फिर मैंने भी देखा पंचायती राज अधिनियम में उसका प्रावधान है, 2 सदनों में है तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देने से क्या होगा एक अलग मसला है, लेकिन देना चाहिए, ऐसा है, तो फिर दिया। सर, भाजपा के ऊपर धर्म पे राजनीति करने का आरोप लगता है। कवर्धा में हिंसा हुई, उसकी प्रतिक्रिया बीरनपुर में भी दिखी और पार्टी को दोनों तरफ से फायदा हुआ, दोनों तरफ भाजपा ने कब्जा किया। अजीब बात है, मुझे समझ में नहीं आती बात। भाजपा का एक अभियान था राम मंदिर बनाने का, भाजपा के घोषणा पत्र में हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में एक बार किसी अन्य लोगों के द्वारा बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, जिसका आरोप भाजपा के सर पर मढ़कर
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसी बड़ी बड़ी सरकारें भाजपा की बर्खास्त कर दी गई थी, आपको ध्यान होगा। 6 महीने बाद चुनाव हुए सभी राज्यों में, कहीं भाजपा आई। तो अगर इस तरह की राजनीति से भाजपा को कोई फायदा होता तो क्या वहाँ सरकारें दोबारा नहीं आ जाती और पूर्ण बहुमत की गजब की सरकारें आती हैं? अगर वही बात होता तो जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ था, बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ था तब, तो फिर क्यों नहीं आई भैया उस समय? मैं पूछता हूँ। और आप कवर्धा की बात कहते हैं, अरे कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, भाजपा ने क्या किया? भाजपा का तो कोई रोल था ही नहीं वहाँ पे, हिंदू समाज था जो कुछ कर रहा था और अपनी बात ही रख रही थी। भाई हिंदू समाज ने किया क्या है? डंडा खाया है, जेल गए हैं और अपनी बात रखी। और क्या हो, अच्छा क्या हो गया कवर्धा में बताओ आप मेरे को, आप भी तो कवर्धा के लोग हैं, आप भी आपकी टीम में हैं। क्या हो गया था कवर्धा में? कुछ जला, कोई मरा, क्या हो गया था? बीरनपुर की घटना का उल्लेख आपने किया। मैं पूछता हूँ बीरनपुर की घटना के पीछे क्या था, आपको मालूम है? एक ही समुदाय के लोगों के द्वारा हिंदू समुदाय की महिलाओं लड़कियों से 9 विवाह किए गए जो रिकॉर्डेड है। 9 भैया, 9। अब एक गजब टाइप का प्यार नहीं है? पूछता हूँ मैं आपसे, ये गजब टाइप का प्यार नहीं है? ऐसे ही होता है प्यार, और कहीं दूसरी तरफ प्यार नहीं हो सकता। इन षड्यंत्रों से समाज को बचना चाहिए, हिसाब से रहना चाहिए भैया। और भाजपा के ऊपर धर्म की राजनीति, मैं ये पूछता हूँ कि क्यों नहीं कहा किसी वहीं पर साझा क्षेत्र है जिनका उस समय वो बड़े मंत्री थे चौबे जी, वो क्यों नहीं गए उसके घर मिलने के लिए, जिसका बेटा मारा गया अंदर ले जा करके? उसी दिन अगर मंत्री जी पहुँच जाते, प्रशासन पहुँच जाता, सब ठीक हो जाता। कौन सा वोट बिगड़ रहा था? कौन सा वोट बिगड़ रहा था? कवर्धा में कांग्रेस ने भगवा ध्वज अपमान के संदर्भ में ठीक से बात नहीं की। कौन सा वोट बिगड़ रहा था उनका? वोट बैंक की राजनीति कौन करता है? तो क्या यही कारण है कि मोहम्मद अकबर जी को हार मिली वहाँ से? मोहम्मद अकबर जी को हार तो अपने कर्मों के कारण मिली। कवर्धा के जनता को 60,000 के वोट से जीतने के बाद उन्होंने बिना रीढ़ का समझ लिया। अच्छा, मेरी बात समझना आप, मैं जिया हूँ इन पूरी चीज़ों को, तब आपसे कह रहा हूँ। और आप चूँकि कवर्धा के विषय में आपको विषय ध्यान है इसलिए कह रहा हूँ, साथ ही सारे कवर्धा के इसलिए कह रहा हूँ। उन्होंने बिना रीढ़ का समझ लिया। अब भी आंदोलन है, गांव-गांव में कैसे लोगों के नाम जुड़े, कैसे लोग घुसे हुए, बीएलओ को नहीं मालूम है, गांव वालों को नहीं मालूम है। छोटूपारा में, सिवनी खुर्द में, लोहारा में, कवर्धा में, कैलाश नगर में, कवर्धा में, अटलावास में, कहते हैं आपका बचेड़ी में, कैसे नाम है भाई? बीएलओ भी नहीं जान रहा, वो भी कैसे है? और वो है कौन? गांव वाला भी नहीं जानते उनको। तो फर्जी राशन कार्ड बनवाया? अरे राशन कार्ड एक छोटा मामला है। मैं पूछता हूँ ऐसा कैसे हुआ? मैं पूछता हूँ कवर्धा के लड़कों के मन में ऐसे बात कैसे आई कि ऐसे रेत रेत कर मारना है किसी को? कैसे आ गई? कौन देगा जवाब इसका? बिना रीढ़ का समझ लिया कवर्धा को। कवर्धा की जनता का जागरण है इस चुनाव का परिणाम। सर, धर्म नगरी कहा जाता है कवर्धा को, एक तो दाग लग चुका है सर, थोड़ा कैसे शांत करेंगे? कौन सा दाग लग गया है? हिंसा का दाग। कौन सा हिंसा हुआ है? मैं तो पूछा आपसे शुरू में, क्या हो गया वहां पर? क्यों जबरदस्ती 15 दिन कर्फ्यू लगा कर रखा गया? क्या हुआ था भैया, कोई बताएगा मुझे? तो सर एक तरफ तो राजनीतिक हो गई वहाँ तस्वीर। अभी कौन सी राजनीति भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्या हुआ था कवर्धा में, बताओ ना आप मेरे को। हिंसा मतलब क्या होता है? 2-4 मर जाते हैं, ऐसा क्लैश होता है तो हिंसा हुआ? वहाँ हुआ था? मैं यही तो बात फैला फैला करके सब गड़बड़ की जाती भाई। क्या हुआ था भैया वहाँ पर? जबरदस्ती पीटा गया भैया, डंडे से पीटा गया लड़कों को, जबरदस्ती कहते हैं कर्फ्यू लगा कर रखा गया। हम तो उस समय ही बोले भैया इस कर्फ्यू को क्या मतलब है भाई? 15 दिन का कर्फ्यू, वो तो इंदिरा गांधी जी का जब उनकी घटना हुई थी उस समय 6 दिन का लगा था। ऐसे नहीं होता है, समझना चाहिए, है ना? कवर्धा की भावनाओं को भी समझना चाहिए। हिंसा हुआ, दाग लगा, काहे का दाग लगा भाई? आपके रायपुर में नहीं हुआ, बीरनपुर में नहीं हुआ, अंबिकापुर में नहीं हुआ, सब जगह होता है, लेकिन उसको हैंडल किया जाता है, समझाया जाता है, गुनहगार लोगों को रोका जाता है। दुर्गेश देवांगन को सरे बाजार भयंकर पीटा गया, रात तक FIR नहीं होता है उस पर। क्यों नहीं होता है भाई? उसी समय 2 तमाचा मार के ख़त्म करते थे सारी बात, नहीं किया गया। मसला ऐसा है।
सर लोकसभा चुनाव में बोला जा रहा है कि संविधान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई है इसका। वो लड़ाई तो भाजपा लड़ रही है। संविधान में कितनी बार परिवर्तन हुआ आज तक? किसने किया? कौन सी पार्टी की सरकार थी? भाजपा के ऊपर आरोप लगाने वालों को ये बात समझना चाहिए। और भाजपा एक ही परिवर्तन करेगी और वो यूसीसी का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। वो हम लाएंगे, ज़रूर लाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। बाकी कौन सा है? आज आरक्षण का मसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और उनको तो बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता के रहते भी जब तक समाज समरस नहीं होता है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। सर 2 डिप्टी सीएम, क्या भाजपा को बगावत का डर था? बगावत कैसे है इसमें? विपक्ष पार्टी ऐसा कह रही है सर। देखिए हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। विपक्ष पार्टी वाले तो खुद बनाए हैं, उन्होंने भी बनाया है, वो स्वयं बना रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ भाजपा ने किसी को बना दिया तो गलत हो गया। देखिए ये पार्टी की अपनी अब यहीं बना है क्या? मध्य प्रदेश में भी हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। तो अगर सब जगह है तो ये पार्टी की परिपाटी है कि कवर्धा में, छत्तीसगढ़ में किसी बात का भय हो गया पार्टी को। और ये तो भाजपा है भैया। वो यहाँ पर तो माननीय रमेश भाई जी का मुझे वो विषय ध्यान है, 7 बार के सांसद थे। एक बार पार्टी ने कहा आपको चुनाव नहीं लड़ना है तो बिल्कुल आराम से उन्होंने पार्टी का काम किया था। मेरे प्रतिमान है कार्यकर्ताओं के लिए, और बिल्कुल हम देखकर अपने नेताओं को सीखे हैं भैया। पार्टी का निर्णय अंतिम और पूर्ण रूप से स्वीकार करने योग्य होता है, करना ही चाहिए, में कोई संशय नहीं। सर आपकी पार्टी ने महतारी वंदन योजना लाकर कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान किया है, परंतु दूसरी ओर हम देखते हैं कि दिवंगत पंचायत शिक्षक की विधवाएं अपने अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर कई सालों से आंदोलन कर रही हैं। निपीश सरकार में आंदोलन के दौरान कई की मृत्यु नहीं हुए। जो पंचायत विभाग में पहले थे उनका नियमितीकरण करके उनको शिक्षा विभाग में किया गया। ये जो शिक्षाकर्मी हैं इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया भाजपा ने की थी, उसमें कुछ शेष रह गया था। जैसे महिलाओं का है, उनका विषय ऐसा था कि नियमितीकरण से पहले उनके माने पति नहीं रह गए थे नियमितीकरण से पहले। अब पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरे पास भी माताएं आई थी, बहनें आई थी, और मैंने उनको मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाई है। मैं सोचता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें जल्दी अच्छा निर्णय लेंगे। सर 15 साल की रमन सरकार और 5 साल की यूपीएस सरकार को कैसे देखते हैं आप? तो 15 साल की डॉक्टर रमन साहब की सरकार में किसानों के ब्याज दर को शून्य किया गया, बड़ा मामला था। स्कूल बनाए गए, नियमतः स्कूल बनाए गए ना, मैंने बिना किसी मांग के योजना के आधार पर स्कूल बनाए गए, योजना के आधार पर डेवलपमेंट का काम किया गया। पंचायतों में बिना मांगे काम आता था। ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में सुशासन की तरफ पूरा प्रदेश बढ़ा था, नया रायपुर डेवलप हो रहा था, सारी योजनाएं आगे बढ़ रही थी। 15 साल के बाद जनता ने अपना निर्णय किया और भूपेश बघेल जी की सरकार आई। उम्मीदें थी सबको, छत्तीसगढ़िया होने के नाते हमको भी उम्मीद थी। हमने तो विरोध बाद में प्रारंभ किया, बड़े देखते थे सरकार कर रही है क्या करके। सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाए ऐसी राजनीति नहीं करते। और इसलिए भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई तो उसमें बहुत स्पष्टता के साथ हम लोगों ने देखा था कि प्रारंभिक तौर में कुछ ठीक हुआ, और उसके बाद जो लूट शुरू हुई, जो बंदरबाट शुरू हुआ, सरकार जब गैंग बन के लूटना शुरू करे तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती। सरकारी खजाने को, कोयला का घोटाला, प्रोसेस चेंज करके उसको अभी ठीक कर दिया हमारी सरकार ने आकर के, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने उस प्रोसेस को ठीक किया। ऑनलाइन से ऑफलाइन किया गया था, उसको फिर से ऑनलाइन किया। शराब का घोटाला, होलोग्राम वाला चक्कर, उसमें आमूल चूल इस विषय पर परिवर्तन किया जा रहा है। हर व्यक्ति के जेब में हर चौक चौराहे पर पैसा तलाशा गया, इसीलिए वो सरकार गई है। सर आपकी नज़र में बस्तर क्षेत्र की स्थिति वर्तमान में कैसी है? बस्तर बदल रहा है, बस्तर बदल रहा है। बहुत जल्दी ही आप इंद्रावती के किनारे बैठकर शाम को गीत गुनगुना पाएंगे। सर हम चुनाव प्रचार में जब बस्तर गए थे तो हमको एक गांव मिला, वहाँ तिरुपति कटला जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उनके ऊपर हमला हुआ था, और उसके बाद भी कई लोग भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। क्या बीजेपी टारगेट में है नक्सली हो गया? ये तो हुआ है भैया, हम लोग खुद देख रहे हैं, हम लोग खुद देख रहे हैं।
हमने बार बार कही है इन बातों को कि भाई भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ही क्यों हमला हो रहा है। फेक इनकाउंटर का मामला बीच में गरमाया हुआ था, क्या निष्पक्ष जांच इच्छित हो रही? भैया, जिस बात को 8 अप्रैल को कांग्रेस वालों ने कहा फेक एनकाउंटर है, उसमें 50 नक्सली मारे गए हैं, ऐसा नक्सलियों ने कहा है। 18 अप्रैल को, उससे पहले कांग्रेस ने कहा, भूपेश बघेल जी ने कहा कि फेक एनकाउंटर है। 29 लोग जो मारे गए थे कांकेर जिले में, उसमें नक्सलियों ने पर्चा जारी करके कहा कि 29 मारे गए। अभी पीडिया जंगल के संदर्भ में फिर से उन्होंने कहा, दीपक बैज जी ने, और वो जांच की टीम गई आए। बाद में हम लोगों ने बताया उनको कि भैया इनके खिलाफ तो आप ही के कार्यकाल में 2021 में, 22 में, 23 में FIR दर्ज है, 307 के, UAPA के, ये सारे केसेस दर्ज हैं। तो आपके कार्यकाल में दर्ज जो मामले हैं, अगर वही लोग मारे गए हैं तो आज वो निर्दोष ग्रामीण कैसे हो जा रहे हैं भाई? समझना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ राजनीति करना है इसलिए कुछ भी कहा जाए, ये बात गलत है। सर, हम डॉन जैसे शब्द को और गैंगवार जैसे शब्द को महानगरों में देखते सुनते थे, फिल्मों में देखते सुनते थे, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सुनने मिल रहा है। चाहे हम अमन साहू गैंग की बात करें, रफ्तेल गैंग की बात करें, या बिलासपुर के रितेश लिखारी गैंग की, आप कैसे नियंत्रण करेंगे? कोई गैंग वैंग आप जानते होंगे भाई, मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ, लोकतंत्र है, कानून का राज होना चाहिए, कानून मानना पड़ेगा सबको। जो नहीं मानेंगे उनको, उनके साथ सख्ती बरती जाए। सर, पूर्व में कई राजनीतिक लोगों के ऊपर संरक्षण के आरोप लगे थे कि कुछ ऐसे गैंग को संरक्षण मिलता है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं जानता नहीं भाई इनको। मैं तो गांव देहात का आदमी हूँ, बना दिए हैं मेरे को, अलग बात है। और मेरा एक ही रास्ता है भैया, सबको ठीक ठाक रहना है, उन्हें तो ठीक ठाक किया जाएगा। सर, विश्व स्तर में वाहवाही बटोरी पूर्व सरकार ने, और उससे पहले की भी सरकार ने, कलाकारों को लेकर, यहाँ की कला संस्कृति को लेकर। लेकिन कलाकारों की स्थिति यहाँ बद से बदतर है। खैरागढ़ से पास आउट जो कलाकार हो रहे हैं, उनके लिए कोई जॉब नहीं है। शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा में जगह मांगने के लिए कई साल से वो लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये अच्छी बात आपने कही कि अगर वहाँ से पास आउट हो रहे हैं और स्कूलों में करना है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए बात को। बहरहाल, पिछली सरकार की बात मैं कहूँ तो पिछली सरकार ने तो स्थानीय बोली भाषा में छपने वाले पुस्तकों की राशि को बार बार लैप्स कर दिया। आपको ध्यान नहीं होगा, आपको ध्यान नहीं होगा कि आत्मानंद स्कूल के नाम पर कितने ही पुराने महापुरुषों के नाम के इस संस्थानों को विलोपित किया गया। ये सब कुछ हुआ है भैया पिछली सरकार में। तो ऐसा नहीं है, उस सरकार, पिछली सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए नहीं किया, अपने एजेंडे के लिए किया। उनका छत्तीसगढ़ से लेन देन नहीं था, अपने एजेंडे के लिए वो बात आगे बढ़ाते रहे। विष्णुदेव जी की सरकार है, सीधी सरल सरकार है, पालनहारी सरकार है। छत्तीसगढ़ के लिए प्राणपण से नत नयन होकर। सर, थोड़ा नॉन पॉलिटिकल सवाल में आते हैं। आपको किसी ने बताया कि आपकी पर्सनैलिटी साउथ फिल्म के हीरो जैसी, बोलने का वक्त की वाचन शैली साउथ फिल्म के हीरो जैसी, साउथ इंडियन जैसी है, बताया था, हीरो टाइप की। बिल्कुल है। अगर आप राजनीति में नहीं होते तो आप क्या कर रहे होते? नहीं, मैं कंप्यूटर का प्रोग्रामर ही होता तो थे ही पहले। सर, छत्तीसगढ़ कब IT सेक्टर में बदलेगा? यहाँ के लोग जॉब के लिए बेंगलोर, नोएडा जाते हैं, जो IT CS। मैं बिल्कुल इस बात से गुरेज करता हूँ कि कोई कहाँ क्यों जाता है, ज़रूर जाना चाहिए। सर, तो हमारे छत्तीसगढ़ मैं तो यहाँ तक ये कहता हूँ कि अभी सरकार के एक अंग में हूँ, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी और कैबिनेट का जो निर्णय हो, मुझे तो ये कहना होता है इसमें कि जो श्रम के लिए जाते हैं, श्रमिक बनकर जाते हैं, उनका भी पंजीयन करके, बीमा करके, टोल फ्री नंबर करके, एक ऑफिसर वहाँ अटेंड करवा करके उनको भी भेजना चाहिए भाई। क्यों नहीं भेजना चाहिए? ऐसे थोड़ी होता है। मतलब क्यों ना जाएं भाई? वहाँ जाते हैं तो अच्छा पैसा बल्क में कमा कर लाते हैं, अपना घर बनाते हैं। मैं देखा हूँ भैया गाँव में, तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें लजा शर्मा करके हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों ना जाएंगे भाई? हमारा आदमी इंग्लैंड जाकर वहाँ पर बड़ी कंपनी। सर, कहीं ना कहीं मेरा छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट को लेकर। हाँ, डेफिनेटली, मैं भी तो कह रहा हूँ आपसे, मतलब हमारा आदमी बाहर जा रहा है, ये गलत नहीं है भैया, अच्छा है। सर, जाते जाते क्षेत्र की जनता को कुछ संदेश देना चाहें? क्षेत्र की जनता मतलब कवर्धा विधानसभा की बात मैं विशेष रूप से कहूँ, बहुत बड़ा परिश्रम, बहुत बड़ा कार्य पूरी जनता ने किया है, सब लोगों ने मिलकर किया है। मुझसे पूछते हैं कि कैसे जीते हो चुनाव, तो मैं कहता हूँ कि मैं नहीं जानता भैया, मैं गाड़ी रखकर घूमते रहा खाली, वो तो वही जानेंगे कि चुनाव कैसे लड़े और कैसे जीते हैं। मैं बारंबार शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ के सभी मित्रों से, साथियों से
कहता हूँ कि आप सभी ने मिलकर के माननीय विष्णुदेव जी की सरकार को जो समर्थन दिया है, उनकी सरकार बनाई है, उसके लिए ये सरकार प्राणपण से काम करेगी, पसीना बहाकर काम करेगी। हमारे साथ मौजूद थे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। आगे हम ऐसे ही कद्दावर नेताओं को आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।